प्रोमेथियम, यहाँ पे पीएम होगा, वाई होता है, राइट्स में आपका क्या आ जाता है, ल्यूटीशियम आ जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा और 5d 1 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने s में भर दिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी को ही लिखते रहेंगे। इसके बाद हमको किसका लिखना है, s2, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। ऐसा हमने 2 बार क्यों किया? तो जैसे ही अगर हम बात करें कि जब हम अपनी लैंथेनाइट सीरीज न्यूक्लियर की पावर बढ़ती जा रही होती है और वो आउटर मोस्ट शेल पर अपनी पावर लगा, दिस इज नोन एज अ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जो अभी मैंने आपको डिक्रीज इन साइज बताया है उसके हैं, और शील्डिंग पुअर देने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इनके ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हमें कम करना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे। वो कैटलिस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इधर हम देखते हैं। अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो रेस्टू का Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institution. Here we discuss the previous class the D and F block element. हमने प्रीवियस क्लास में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको क्लियर करा दिया। और उसी लास्ट क्लास में मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी स्टार्ट कर दिया था। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में जब हमने उसको स्टार्ट किया था तो कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया था। 2 सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको बता दी थी, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज में आपके सीरियम 58 से लेकर सीरियम 58 टू ल्यूटीशियम 71 तक के एलिमेंट, इनके बारे में मैंने बता दिया था, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था। और ये आपके क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट बोले जाते हैं क्योंकि ये अपनी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में आपको नहीं अवेलेबल होते हैं। सेकेंड सीरीज आपकी एक्टिनाइट सीरीज थी जो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक होती है, जो आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है, 92 103 पे जाके आपके 14 एलिमेंट कंप्लीट होते हैं। इनके बारे में भी हम प्रीवियस क्लास में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। नाउ फिर मैंने डिफरेंशिएट करके आपको बताया था कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी है उनका डिफरेंशिएशन आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए थे विच इज द PYQs। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन है जिसका सिंपली फर्स्ट स्टार्ट था व्हाट आर द लैंथेनाइट्स, लैंथेनाइट्स क्या होते हैं, तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। बट मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट आर द लैंथेनाइट, राइट देयर नेम्स एंड गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले आपको लैंथेनाइट क्या होते हैं ये बताना है इस क्वेश्चन में। सेकेंड आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। देन द रेगुलर डिक्रीज द लैंथेनाइट विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर लैंथेनाइट सीरीज में लगातार इनके जो साइज होता है, एटॉमिक साइज, वो घट क्यों रहा होता है। एंड एक्सप्लेन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड फाइनली हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद लैंथेनाइट क्या होते हैं, लैंथेनाइट हैविंग अ 14 एलिमेंट व्हिच आर टेकन फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट से ही 14 एलिमेंट लिए गए हैं जिस वजह से इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज लैंथेनाइट सीरीज बोली जाती है। ये आपके हाईली एक्टिव होते हैं, ये अपनी कंबाइंड स्टेट में ज्यादा मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, जिस वजह से इनको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको लिखवाया था, मैंने कहा था कि अगर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका कहाँ से है, लैंथेनाइट के बाद यानी 57 के जस्ट बाद है। उसके प्रीवियस हम इनर गैस देखते हैं तो वो कौन सी होती है, Xenon 54। उसके बाद आपके जिस पीरियड से हमने लिया था, मैंने आपको दिखाया था पीरियड 6 और 7 से ये 2 सीरीज ली गई है। तो इनके आउटर मोस्ट किसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 6s 5d 4f, ठीक है। एंड देयर नेम एंड सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर फॉलो। उनको हम लोग देखते हैं। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि कैसे सीरीज को याद किया जाए। लैंथेनम के बाद आपको क्या आता है, सीरियम। लैंथेनम के बाद आपका क्या आता है, फर्स्ट जो एलिमेंट है यहाँ का वो आपका कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का क्या है, सीरियम। सीरियम 58 से आपका स्टार्ट है, सीरियम, प्रोमेंशियम,
ये आपकी सीरीज, इस सीरीज को याद करने में मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी कि आप इसको एक हिंदी राइम से याद कर सकते हैं। सी पर नड, पम्प, सम, यू गड, तब, डाई, हो, इल, सम, यब, लू। इससे आपको ये 14 एलिमेंट एक सिंपल राइम से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इससे आपके क्या हो जाएंगे, सीरियम, प्रोमेंशियम, नडोलियम, आगे आपके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। इन एलिमेंट्स का नाम हम लोग आगे देखते हैं। ये आपकी ट्रिक हो जाती है 14 एलिमेंट की। नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे हम सारे नाम देखते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, लेंथेनम, जो आपका एक डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है। उसी से हमने 14 एलिमेंट लिए। कौन सा लिया है, सीरियम लिया है, जिसका सिंबल Ce होता है। फिर आपका प्रेसियोडाइमियम होता है। उसके बाद आपका नडोलियम Nd होता है। फिर आपका प्रोमेथियम यहाँ पे Pm होगा। नेक्स्ट आपका क्या होता है, समरीशियम M, फिर यूरोपियम EU, फिर गडोलियम Gd, फिर टर्बियम Tb, फिर होता है डायस्प्रोसियम, ये आपका Dy होता है। होल्मियम HO होता है। इर्बियम आपका Er होता है। थूरियम आपका Tm होता है। इट्रियम ये आपका Yb होता है। राइट्स में आपका क्या आ जाता है, ल्यूटीशियम आ जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिंपली अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, सब में अपनी ज़ेनॉन लिख लेंगे। सभी में आपको स्टार्टिंग में क्या करनी है, ज़ेनॉन मेटल को लिख लेना है, ज़ेनॉन एलिमेंट को लिख लेना है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक हो जाता है, 54 तक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सभी में हम ज़ेनॉन को लिखते जाएंगे। अगर हम लेंथेनम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 6s2 5d1 होगा और 4f0 होगा, क्योंकि ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे आपका F सबशेल स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीरियम पे। सीरियम के केस में क्या हो जाता है, ये आपका जो 6s2 है ये वैसे ही बना रहेगा, 4f1 हो जाएगा और 5d1 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने F में भर दिया। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, प्रेसोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाता है, 4f2 6s2 हो जाता है, यानी 54 और 54, और इनको अगर हम सम करते हैं 4f3 हो जाता है और आपका 6s2 हो जाता है। यहाँ पे पहले आपके F3 भरे जा रहे होते हैं और उसके बाद आपके क्या होते हैं, 6s2 होता है। इस केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका F2 या F8 कभी भी नहीं आता है। अगर आप इस ट्रिक को हमेशा याद रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसी को ही लिखते रहेंगे। इसके बाद हमको किसका लिखना है, नायोडाइमियम का। तो ज़ेनॉन 4f4 6s2 54 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट हम ज़ेनॉन 4f5 6s2, ज़ेनॉन 4f6 6s2. Next one is xenon 4f7 6s2. Next xenon आप कर देंगे 4f8, लेकिन मैंने f8 इसमें क्या कहा है कि नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, f9 कर देंगे। और जब आप इसका f9 करते हैं तो ये गलत होगा। इसके पहले हम क्या करेंगे, 4f7 जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से, तो ये आपका 4f7 बना रहेगा। 4f7 और 4f7 के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, 5d1 6s2 जो आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। ऐसा हमने 2 बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपके हाफ फील्ड S सबशेल मिल जाती है विच इज मोर स्टेबल, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जस्ट बाद हम क्या करेंगे, ज़ेनॉन हमने कहा है कि f8 आपको नहीं रखना है, तो आप सीधे कहाँ जाएंगे, f9 में आ जाएंगे और d1 की जगह क्या हो जाएगा, 6s2 54 और 9 को आप जब ऐड करेंगे तो 63 और 2 करेंगे तो 65 हो जाएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ज़ेनॉन 4f10 6s2. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन 4f11 6s2. नेक्स्ट इज ज़ेनॉन 4f12
6s2. Next is xenon 4f13 6s2. Next xenon 4f14 6s2. नेक्स्ट वन आपका क्या हो जाएगा, xenon 4f14 5d1 6s2. यार आप देखेंगे कि 54 और 14 की जब हम ऐड करेंगे 68 67 और 2 करेंगे तो ये आपका 54, इधर आपके 14 हो गए. जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 71 का बन जाता है. इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी आपका F2 और F8 नहीं आना चाहिए. कहाँ पे ये मैंने किया है कि स्टार्टिंग में आपने सीरियम का देखा 5F1 आया, उसके बाद हमारा 5F2 आना चाहिए था, उसे ना करके हमने क्या कर दिया 5F3 कर दिया स्टेबिलिटी की वजह से, और वहां पे आपने ये डी वाले को क्या कर दिया है 0 कर दिया है. उसके बाद 3 4 5 6 7 तक हुआ, अगेन 7 जब मैंने रिपीट किया तो 5d1 6s2 कर दिया. उसके बाद मैंने कहा था F8 यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो 4f9 और 6s2. उसके बाद फिर से यही रिपीटेशन चलता रहता है और हम 4f14 यानी अपने अर्थ सेल को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, भर देते हैं. नेक्स्ट आपका आ जाता है डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनाइट. अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या था, लैंथेनाइट क्या होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उनके साइज को डिस्क्राइब कीजिए. व्हाई डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनाइट? सिंपल सा होता है कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा रखा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पुअर शील्डिंग देते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट से भी बहुत ही पुअर शील्डिंग या वेरी लेस शील्डिंग आपको कौन देते हैं, एफ सबशेल देते हैं. और आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमने देखा क्या क्या हो सकता है. अगर हम लैंथेनाइट का केस देखना चाह रहे होते हैं तो लैंथेनाइट के केस में आपको क्या मिलता है, 4f मिलता है, 5d मिलता है और 6s मिलता है. ठीक है, इनकी शील्डिंग अच्छी नहीं, इनकी भी अच्छी नहीं, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस रखा हुआ, ठीक है, ये न्यूक्लियस आपका बेसिकली क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा और वो बड़ी आसानी से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, लग जाएगा. ये पुल ज्यादा होने की वजह से आपका जो पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट है वो साइज को क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा. तो जैसे ही अगर हम बात करें कि जब हम अपनी लैंथेनाइट सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनके साइज क्यों घट रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे F की शील्डिंग क्या होती है, कम होती है. लगातार आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर की पावर बढ़ती जा रही होती है और वो आउटर मोस्ट शेल पर अपनी पावर लगा के उसको अपनी तरफ पुल करता रहता है, जिस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर वहां पे आपकी लगातार साइज छोटा होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाय डिक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट. ओके, द साइज ऑफ एलिमेंट इज डिक्रीज ड्यू टू न्यूक्लियर पोल. यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट से आपका क्या होता है, ज्यादा होता है. दिस न्यूक्लियर पोल इज नोन एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. नाउ वी नेक्स्ट टू कम. The question is explain lanthanide contraction with reason, which is explained by previous topic. As the nuclear force increases, जैसे nuclear force आपका increase हो रहा होता है from lanthanide means cerium to lutetium, the radius of atom and ion decreases. This is known as a lanthanide contraction. जो अभी मैंने आपको decrease in size बताया है उसी को lanthanide contraction बोलते हैं. इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि F सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पुअर शील्डिंग दे रहे होते हैं और शील्डिंग पुअर देने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आपका बढ़ जाता है और उसके बढ़ने की वजह से धीरे धीरे साइज आपका क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है. नेक्स्ट द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट. कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी का भी सेम रीजन होता है. इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह होती है वेरिएबल वैलेंसी. इनके पास वेरिएबल वैलेंसी होना और इनके ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी. दो रीजन आप बता सकते हैं कि इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट में वेनोडियम पेंटाऑक्साइड की देखी थी, एज सिमिलरली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं. इस वजह से उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी हमको शो हो रही होती है. और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ दियर वेरिएबल वैलेंसी समटाइम फॉर्म द अनस्टेबल इंटरमीडिएट. इनकी कैटालिटिक जो एक्टिविटी होती है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से है और इनकी ये वेरिएबल वैलेंसी आती क्यों है, और आने के बाद ये अपने इंटरमीडिएट जो भी कंपाउंड बना रहे होते हैं वो आपके बेसिकली क्या होते हैं, अनस्टेबल हो रहे होते हैं और ये आपको एक नया पाथ दे देते हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, लो हो जाती है. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपकी कोलिजन थ्योरी के बाद
ये एक्सप्लेन किया गया था कि अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर पाता है एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच की बस होती है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हमें कम करना है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करेंगे। वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनके पास क्यों आई, क्योंकि इनके पास भी क्या थी, वेरिएबल वैलेंसी। जैसे हमने लेंथेनाइड में देखा था कि सीरियम हमको +3 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था, जिस वजह से उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट पेज। Here explain why the scandium is transition metal element and zinc is not. Simple, स्कैंडियम आपका ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट क्यों है? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन यानी 18 इलेक्ट्रॉन, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 19 और 2 कितना हो गया 21। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4s आपका कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन ये जो d ऑर्बिटल है आपका कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिए हुआ है। ये आपका d ऑर्बिटल हो गया। इस d ऑर्बिटल में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके कितने हैं, 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जब भी आपके d ऑर्बिटल में इनकम्प्लीट सबशेल पाई जाती है, या तो d में आपके 10 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, d में तो 10 इलेक्ट्रॉन है नहीं। अगर आपके इस एंटी पेनल्टी में d सबशेल के अंदर इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल पाए जाते हैं तो वो एलिमेंट आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए इसे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन जिंक के केस में आपको क्या होता है कि सारे के सारे जो d ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं d सबशेल के अंदर, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कंप्लीटली फील्ड होते हैं। इन कंप्लीटली फील्ड की वजह से यहाँ पर चाहे आप इनकी ग्राउंड स्टेट देखें या फिर इनकी आप एक्साइटेड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, हर केस में यहाँ पे आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा, यानी D सबशेल आपको कंप्लीटली फील ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप स्कैंडियम का केस देखते हैं, चाहे हम स्कैंडियम की बात करें या फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें +2, दोनों ही केस में हमको यहाँ पे इनकम्प्लीट D सबशेल दिखाई देगा, जिस वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट बोलते हैं। और इनको ट्रांजिशन जिंक को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट ना बोलकर स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में होने के बाद d ऑर्बिटल भरे होते हैं, जिस वजह से ये अपने ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी तो शो करते हैं, लेकिन इनमें d सबशेल खाली नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज chromium +2 is reducing agent while Mn+3 is oxidizing agent. तो both have the same D4 configuration, दोनों का ही D4 कॉन्फ़िगरेशन है। इधर हम देखते हैं, अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको मेंशन किया था कि 3d5 4s1 होता है। ठीक है, आर्गन 3d5 4s1। अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूवल कराते हैं तो S से भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, D से भी, क्योंकि D और S दोनों की 3d और 4s की जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो आपका बेसिकली कम होता है, जिस वजह से पहला इलेक्ट्रॉन हमने S से निकाला और दूसरा किससे निकाला, D से निकाल लिया। 3d4 इनका क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये जो 3d4 आपका दिखाया जा रहा है, ये रहा आपका 3d4। अब ये जो 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आ रहा होता है, इससे ये क्या करेगा अपना, अगर हमको पता है, मैंने आपको एक्साइटेड स्टेट बताई थी, जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो ये अपने दो लेवल में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। फर्स्ट इज T2G एंड सेकंड वन इज EG। तो T2G में आपके कितने ऑर्बिटल्स आ रहे होते हैं, 3, और EG में आपके कितने ऑर्बिटल्स आ रहे होते हैं, 2। अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके नीचे आ जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आपका हाई स्टेट में होता है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ी आसानी से क्या करेंगे, Cr+2 यानी जो भी इलेक्ट्रॉन आपने इनसे रिमूव कराया था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और आसानी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी हायर स्टेट में है। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अपनी अनस्टेबल स्टेट में होता है, इसको आसानी से रिमूव कर सकता है। और अगर ये रिमूव कर सकता है तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच रिड्यूस अदर बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। जो खुद को ऑक्सीडाइज कर दे लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट कहला रहे होते हैं।
अब ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो खुद से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, इसके पास हायर एनर्जी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे लॉस करके वो क्रोमियम+3 बना सकता है, जिस वजह से ये आपका क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। Mn+3 की अगर हम बात करते हैं तो Mn का क्या होता है, आर्गन 3d5 4s2 होता है। इस आर्गन में अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं तो s से 2 लेंगे, d से 1 ले लेंगे और 3d4 इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमको पता है कि ये जो आपका d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो कम हुआ है ये मिल जाए तो आपका ये पर्टिकुलर सबशेल क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ड्यू टू डियर स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर करने की प्रॉपर्टी रख लेता है। और अगर कोई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसकी रिड्यूसिंग तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द दोज एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर बट रिड्यूस इटसेल्फ। रिड्यूस खुद को करते हैं मींस खुद में इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, गेन कर रहे होते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ रिडक्शन। और जो आपका खुद का रिडक्शन करते हैं और दूसरे को ऑक्सीडेशन कर देते हैं वो आपके कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे मैग्नीज क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके अपने हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है, जिस वजह से आपका जो मैग्नीज होता है वो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि जो आपका क्रोमियम था वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। The last question is, third question is, which one of the ion Fe+2 and Fe+3 is more paramagnetic and why? देखते हैं पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक के लिए मैंने आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाया था। मैग्नेटिक मोमेंट कब निकलता था, जब आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे। सिंपल सा, किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए क्या उस सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है तो वो आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उतना ही पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इधर अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को तो हमें पता है कि आयरन +2 और +3 दो स्टेट में हम लोगों को दे दिया गया। इस दो स्टेट में हम देखते हैं कि एक तो हमारे पास Fe+2 है। Fe+2 तो पहले तो हमें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, वो आपका क्या है, आर्गन 3d6 4s2। अगर हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको किससे लेने पड़ेंगे, 3d6 रहेगा और 4s 0 हो जाएगा। d में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। हुन्स नियम, अबाउ नियम, ये 2 नियम लगाते हैं। तो हुन्स ने कहा था कि पहले आपको सेम स्पिन के सारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है और फिर इनको पेयर कर देना है। तो जब हमने ये लगाया तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने आ गए, 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जरा हम इसकी Fe+3 का करके देखते हैं। Fe+3 के केस में आपका क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5 4s0, यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन हम पहले फिल करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 5। जहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होता है। दैट मींस Fe+2 इज लेस पैरामैग्नेटिक देन Fe+3 ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Fe+3 स्टेट। द नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन is zinc +2 salt are colorless but nickel 2+ salts are the color and question is why। जिंक आपके ज्यादातर कलरलेस बनाते हैं जबकि निकेल ऐसा नहीं करता है। सिंपल सा रीजन है, जिंक की बात करें तो हमने कलर प्रॉपर्टी में आपको बताया था, सिंपल सा याद रखने का तरीका कि जो आपके कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 तक रखते हैं और ये सारे के सारे आपके कैसे बनाते हैं, कलर सॉल्ट बना सकते हैं। जबकि अगर किसी के पास D0 या D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा होता है, कभी D0 या D10 मिलता है तो वो आपके कैसे होते हैं, कलरलेस सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि आपका जो जिंक है, जिंक के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लो। जिंक के केस में आपका क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s2।
अगर हम इसी में Zinc+2 के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, आर्गन 3d10 4s0। हियर आपका जो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, डी सबशेल आपका कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से यहाँ पर आपकी कलर प्रॉपर्टी शो नहीं हो पा रही है। बट इन केस ऑफ निकिल, अगर हम निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 28 एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका आर्गन 4s2 3d8। अगर हम यहाँ पे निकिल +2 का देखना चाहते हैं, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे वो किससे निकल जाएंगे, 4s वाले से, और 3d8 इनके पास इलेक्ट्रॉन। अगर हम d8 में इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका देखना चाहते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 ऑर्बिटल हमने बनाए। पहले हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करे, उसके बाद 5 6 7 और 8। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपके सारे के सारे पूरा ऑर्बिटल फिल नहीं है, यानी डी सबशेल अभी आपकी क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। अगर इनकम्प्लीटली फील्ड है तो ये बेसिकली आपकी कैसे बनाएंगे, कलर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और अगर आपको इतना भी ये नहीं देखना है कि हमें इतना सब नहीं देखना है, हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो सिंपल सा तरीका है जो मैंने आपको लिखवा रखा था। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट आपका D1 to D9 तक आएगा तो उसे आप किस में डाल देंगे, कलर्ड कंपाउंड में डाल देते हैं। और अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 या D0 होता है तो वो आपके बेसिकली कैसे कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, कलरलेस भी बनाते हैं। और बेसिकली अगर किसी का D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होता है हाफ फील्ड वाला, तो वो भी इनकेस आपको कैसा दिखाते हैं, कलरलेस सॉल्ट ही बना रहे होते हैं। आपका पूरा F एंड D ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आपके यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपका ये एक छोटा सा चैप्टर D एंड F ब्लॉक एलिमेंट बाय दियर कॉन्सेप्चुअल बेस, आप इसको याद करके अपने 6 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।